इस वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। जैसे कि मैंने परसों आपको समझाया भी था कि कितने टाइप की रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन ऐसे बहुत टाइप की है, लेकिन इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। आपके पास में दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो नहीं है हमारे काम का, ये कहां से आ गया, जो काम का नहीं है उसको पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ के फिर, क्योंकि जो कंटिन्यूसली करना है, अगले काम का नहीं है तो क्यों पढ़ना है, लेकिन डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब है? ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। मतलब आपका अगर कोई रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, कभी भी ऐसा उल्टा नहीं होगा कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनने लगेगा। रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन अ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होगी ये किसी भी कंडीशन में बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अब अगर हम बात करें कि रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, है ना, तो जब आपके पास में एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो हम इसे इस वाली डायरेक्शन में, मतलब प्रोडक्ट की साइड जा रही है तो उसे बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमेशा याद रखें। उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन। और अगर इसका अपोजिट हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन। तो ये जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन की बात आए तो ध्यान रखें कि किसकी बात की जा रही है। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब आपको वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जाना है। लेकिन जो इरिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन हमेशा आपकी कहाँ जाती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाती है। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कभी भी नहीं बनेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सीधी सी बात है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है मतलब इस वाली रिएक्शन को हम बोलेंगे ये कंप्लीशन की ओर जाती है, कंप्लीट हो जाती है ना, कंप्लीशन की ओर जाती है। इतना ही पार्ट पढ़ना है अपने को इरिवर्सिबल रिएक्शन में। क्लियर हो गया? दो तीन पॉइंट है इससे रिलेटेड। क्या रिलेटेड है कि ये सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि इसे इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन। अभी सिर्फ समझना है, कुछ भी नहीं लिखना है, नोट्स विल सेंड। ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी थी उसमें आपने देखा है कि हम लिमिटिंग रिएजेंट की चर्चा करते थे। तो यहाँ पे भी इरिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। और सबसे लास्ट बात कि इरिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर। इसमें मुझे किसी भी क्लोज कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती है। बस इतनी सी कहानी आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ध्यान रखना है, हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़े। ओके, अब हमारे लिए आती है कि रिवर्सिबल रिएक्शन। पहली रिएक्शन थी हमारी इरिवर्सिबल, तो दूसरी है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन विच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, जो कि दोनों ही डायरेक्शन में जाती है। रिएक्शन मैं शॉर्ट में लिखते जा रही हूँ, बोथ डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन विच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज, बोथ डायरेक्शन का क्या मतलब है, फॉरवर्ड में भी जाएगी एज वेल एज बैकवर्ड में भी जाएगी। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सकता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल सकता है। क्लियर? जैसे A प्लस बी है हमारे पास में और ये आपका C और प्लस D में चेंज हो रहा है। तो जब आप कह रहे हो कि A प्लस बी से C प्लस D बन रहा है, तो ये हमारा एरो बता रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन को। किसको बता रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन को बताएगा।
और ये जो एरो है नीचे वाला ये बता रहा है हमें बैकवर्ड डायरेक्शन को। ठीक है, तो अब इनके कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में जस्ट अपोजिट किसके, इरिवर्सिबल रिएक्शन के। लाइट अभी जानी थी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो पहला अपन ने वहां पे क्या बोला था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन में, कि वो सिंगल डायरेक्शन में जाती है। तो अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके हर एक पॉइंट से आपके ऑब्जेक्टिव बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो इनके सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनना और पढ़ना। ये आपकी दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। पहला पॉइंट समझ में आता है। दूसरा पॉइंट है रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेड एरो, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर जैसे वो कंप्लीशन की ओर जाती थी, तो ये थर्ड पॉइंट इसका बहुत ज्यादा मायने रखता है, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। नेवर गोज फॉर कंप्लीशन मतलब रेट ऑफ आपकी कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। फिर वहां पे हमें किसका रोल रहा करता था, लिमिटिंग रिएजेंट का रोल रहा करता था। तो यहाँ पे नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट का कोई रोल नहीं है। इसके अलावा अब ये तो आपके किसके थे, मतलब इरिवर्सिबल के थे, उसके अपन ने अपोजिट कर दिए। इसके अलावा अब और क्या, वहां पे हमारे पास में ओपन कंटेनर में बात की जाती थी, यहाँ पे हम क्लोज कंटेनर की बात करेंगे, ठीक है ना। ये कहाँ पे कंप्लीट होती है, क्लोज कंटेनर में कंप्लीट होती है। ये तो वहीं से आपके सारे पॉइंट्स याद हो जाते हैं। अब कुछ नए पॉइंट्स, इन पॉइंट्स में कोई डाउट दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। अब कुछ नए पॉइंट्स हमारे पास में, क्या नए पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये जो दोनों साइड जा रही है तो एग्जैक्टली होता क्या होगा इसमें, है ना, कि रिएक्टेंट भी रहता है, प्रोडक्ट भी रहता है, या सिर्फ रिएक्टेंट रहता है, या कितना परसेंट रिएक्टेंट रहता है, कितना परसेंट प्रोडक्ट रहता है। तो देखो मोल्स और ये तो हम बाद में बहुत सारी चीजें इसमें आगे होगी कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर मैं बोलूं A प्लस बी है और यहाँ पे C प्लस डी है, और अगर ये इक्विलिब्रियम में आ जाती है, किस में आ जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है, उसके बाद में अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट होगी, मतलब या रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी, है ना, सॉरी रेट ऑफ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आपकी डिपेंड करेगी कि किधर बढ़ना है जिससे फिर से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए। तो ये हम बाद में डिटेल में बहुत अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको इक्विलिब्रियम का मतलब समझना है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला ना इक्विलिब्रियम और साथ में केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है और एक फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर आपकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, और केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो अभी तक आपने जितनी भी रिएक्शंस देखी है, आपने केमिकल रिएक्शन भी देखी है और फिजिकल इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन भी देखी है, लेकिन याद नहीं है या फिर पता नहीं है कि इसको हम ऐसा बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया, तो आपको पता है CaO प्लस CO2 बनता है ना। तो ये आपकी क्या है, अगर मैं बोलूं कि ये रिवर्सिबल हो गई, तो आपका ये केमिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल रिएक्शन टाइप की हुई ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने बोला H2O सॉलिड था, मतलब आइस था, उसे आपने बर्फ में चेंज, बर्फ को आपने लिक्विड में चेंज कर दिया, तो ये फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है ना आपकी। तो जब इस टाइप की कंडीशन रहेगी तो इसे हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं हम यहाँ पे इस वाले चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपका बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम आपका एक ही क्लास में खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम रिएक्शंस होती हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की, और उसमें किस तरह से यहाँ पे काम करना है वो थोड़ा सा ही समझाने का होता है। तो पूरा फोकस हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम पे रहेगा यहाँ पे। तो समझी जाए बात की केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले हमें समझना होगा
कि इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है ना। किसको आप इक्विलिब्रियम बोलोगे? तो कोई मुझे बताएगा कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग मैंने एक दिन समझाया था, क्या मतलब था उसका? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल। देखो यहाँ पे मेरे पास में, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में कोई एक रिएक्शन हो रही है, इसको अपन इस तरह से समझते हैं, Fe है, ये वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, बैलेंस। इस सबसे अच्छी बात है कि इस वाले चैप्टर में आपको बैलेंस रिएक्शन दी जाएगी, Fe3O4 + 4H2। बैलेंस कर लेते हैं, और नहीं भी करोगे तो भी सिर्फ समझने के लिए बात है। ये कहानी जैसे कि ये ऐसे हो रही है, ये कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, तो आपके पास में ये जो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट को हम RF से रिप्रेजेंट करेंगे, जो बैकवर्ड डायरेक्शन है उसकी रेट को हम किससे, RB से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे RF क्या है? RF है हमारे पास में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। जिसके यहाँ से बातें हो रही है साइलेंट कर लें प्लीज। और RB है मेरे पास में यहाँ पे, किसके यहाँ से हो रहा कठी भी गए, देख नवा गांव में भी गए, यो भी काम करना भी है तो मैंने छोटी पहले शुरुआत में नौकरी करनी पड़ी। अरे हाँ तो बहुत अच्छी चल रही है, 7 और 8 में 9,000 तो महीना में कपड़ा इंपोर्ट करती है, कपड़ा हमारा। आवाज कहाँ से आ रही है भाई इतनी? हाँ, तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम क्या पॉइंट होगा, तो ध्यान से पढ़ना इस पॉइंट को। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, RR क्या है यहाँ पे, रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम is defined as the point, एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा टाइम जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आपकी RF रिएक्शन बिकम टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब आपको समझ ही ना आए कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब वी कैन से RF विल बी इक्वल टू RB, एक ऐसा पॉइंट। तो आप उस पॉइंट पर या उस टाइम पर कहोगे कि आपकी इक्विलिब्रियम की स्टेट आ चुकी है। क्लियर? हाँ मैम। यहाँ पे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो बिकम इक्वल, और ज्यादा से समझ में आएगा कि एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा टाइम जहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाती है किसके, बैकवर्ड डायरेक्शन के। और ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, ये जो इक्विलिब्रियम आता है, ये हमारा ऐसा लोगों को लगता है कि इक्विलिब्रियम आ गई, रेट इक्वल हो गई, मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो रुक गई। रिएक्शन नहीं रुकती है, ये चीज भी ध्यान रखना है। यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मतलब रिएक्शन आपकी चलती जा रही है। जैसे कि मैंने एक मास लेके ऐसे बताया था कि इसको इधर से धक्का मार रहे, इधर से धक्का मार रहे, तो ये वाली जो कंडीशन थी ना, ये हमारी कौन सी थी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली थी। ठीक है ना, ये कौन सी कंडीशन थी आपकी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जहां पर आपके पास में ये मास का जो टुकड़ा है ये कहीं पे भी मूव नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो जब आपकी रिएक्शन फिक्स हो जाएगी तो हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो रेट होती है वो आपकी चलती जाती है, स्टैटिक नहीं होती है। इसलिए इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? हाँ मैम। इतना समझ में आया? अब देखो बात ये है यहाँ पे मेरे पास में कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास में सपोज कि A + B, अगेन अपन एक जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, C + D, तो मेरे पास में t0 टाइम पर, कोई टाइम t पर, सपोज कि स्टार्टिंग में क्या होंगे, A और B के मोल, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तब तो आपके प्रोडक्ट बने नहीं होंगे।
तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ कंटेनर में क्या रहे होंगे, ए के कोई मोल रहे होंगे, बी के कोई मोल रहेंगे, तो मैंने ए के मोल को स्मॉल ए और बी के मोल को स्मॉल बी से रख लिया है। और उस टाइम पे सी और डी के मोल क्या रहे होंगे, 0 0 रहे होंगे। सही है ना भाई? फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये आपस में मिलेंगे, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मतलब टाइम टी पर कुछ कंडीशन ऐसी आएगी, ए के कुछ मोल्स खत्म हुए होंगे, बी के कुछ मोल खत्म हुए होंगे, सी के नए कुछ मोल बने होंगे, डी के कुछ नए मोल बने होंगे। सही है ना? हाँ मैम। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास में जब T इज इक्वल टू टी है, मतलब ये है कि तब आपके पास में रिएक्टेंट भी रहेंगे और प्रोडक्ट भी रहेगा, क्योंकि पहले जब T0 था तब उस टाइम पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब आपके पास में सिर्फ क्या था, रिएक्टेंट था, ओनली रिएक्टेंट रहे होंगे। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीता होगा तो आपके पास में कंटेनर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी रहा होगा, फिर धीरे 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 क्या आया होगा, टी इक्विलिब्रियम आ गया होगा। तो यहाँ पे मेरे पास में अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो रेट थी उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की रेट को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पी है RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जाने की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होगा कि शुरू में जब आपके पास में ये जो T0 टाइम था और इस टाइम पे हमारे पास में धीरे धीरे जब टाइम T आया, मतलब कुछ टाइम बीता, उस टाइम पे क्या रहा होगा कि आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट ज्यादा रही होगी, क्योंकि अभी मेरे पास में मोल्स A और B के ज्यादा है। देखो, जब आपके पास में सिर्फ मोल्स A और B के थे तब रिएक्शन के आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहे होंगे, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन RB तो क्या आपकी 0 रही होगी। फिर जब आपका कुछ टाइम T आया तब अभी भी क्या हो रहा होगा, RF थोड़ी बढ़ रही होगी, फिर RB थोड़ी स्टार्ट हो गई होगी, फिर थोड़ा टाइम बीता होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि RF कम होने लगी होगी, RB बढ़ने लगी होगी। फिर धीरे धीरे क्या हो गया होगा कि कुछ ऐसी स्टेट आई इक्विलिब्रियम पे जब RF इक्वल हो गई होगी RB पे, और जैसे ये स्टेट आती है इसी को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। अब ये एक रफ वो था समझाने का, आया समझ में कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन जो मैंने डिफिनेशन लिखवाई है कि एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा टाइम जहां पर आपके पास में दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर? हाँ, अब देखो, अब थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करना कि हमारे पास में, मैं लेती हूं ग्राफ रेट वर्सेस टाइम। एक मिनट है ना, सुना, मामा के यहाँ से फोन आ रहा है, देखना कुछ अर्जेंट है क्या? अरे मेरे मामा के यहाँ से, मामा की तबीयत ठीक नहीं थी ना। हाँ, अरे फोन आ रहा है, इधर आके ले लो ना बेटा प्लीज। हेलो, हाँ बच्चों, तो ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे मेरे पास में रेट और टाइम के बीच में, तो अभी मैंने क्या बताया कि शुरू में मेरे पास में क्या रहा होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत ज्यादा रही होगी, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब उसे मैं कहाँ प्लेस करूंगी, ऊपर की साइड, यहाँ पे। अरे हाँ या ना बोलो। हाँ मैम। और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है मैंने बताया कि शुरू में RF बहुत ज्यादा रही होगी, मतलब मैक्सिमम रही होगी, और RB 0। सही है?
तो यहां से ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन होगी वो यहां से स्टार्ट रही होगी बेटा, स्टार्ट होगी आरबी। जो फॉरवर्ड है वो आपकी यहां से स्टार्ट हुई होगी। फिर आगे जाके हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों ही रेट क्या हो गई होगी, इक्वल हो गई होगी। तो किसी टाइम पर आप देख सकते हो कि ये इक्वल होते नजर आ रही है। हम बोल सकते हैं कोई टाइम टी था, उस पे हमारे पास में रिएक्शन क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे रेट कांस्टेंट बट अभी पूरी तरह से इक्वल नहीं होगी। तो अभी दूसरी चीज बताती हूं मैं कि धीरे 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 फिर आपकी रेट बढ़ी, तो ये कंडीशन ऐसे आई होगी और फिर दूसरी कंडीशन आपकी ये ऐसे आई होगी। तो देखिए अब यहाँ पे एग्जैक्ट इस तरह की कंडीशन आ गई है। तो जब ये आपकी इक्वल होते नजर आ रही है ना, फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर बिल्कुल बराबर हो गई, एकदम एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो ये जो टाइम होगा यही हमारा क्या होगा, टी इक्विलिब्रियम होगा। सही है। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया ये। और ये किसके बीच में ग्राफ था, ये रेट के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ था। दिखाई दे रहा है, समझ रहा है? हाँ मैम। हाँ हाँ, तो यहाँ पे हम ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए, कि यहाँ पे मेरे पास में रेट कांस्टेंट हो गई एज वेल एज इक्वल भी हो गई। क्लियर? हाँ मैम। यही आपका है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखो ये ग्राफ तो है ही है, फिर अगर है ना दूसरी तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट करके अगर दे देते हैं ना बेटा, तो बच्चा फिर कंफ्यूजन में आता है। ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है किसके बीच में, रेट वर्सेस टाइम के बीच में। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ये अगर इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो। इनिशियली मेरे पास में आरएफ मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट मैक्सिमम होगी, इसलिए हमने इसे ऊपर से स्टार्ट किया। बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी जीरो, तो ये मैंने जीरो से स्टार्ट किया। जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो धीरे 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 जाके यहाँ पे क्या होने लगा, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन आपकी कम होने लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट बढ़ने लगेगी। फिर कुछ टाइम टी पर आपका रेट कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। फिर थोड़ा टाइम बीतेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों ही रेट इक्वल और कांस्टेंट दोनों ही हो जाएगी। और जब ये कंडीशन आ जाएगी तो उस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? हाँ मैम। चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। केस टू, केस टू, ठीक है। केस टू में हमारे पास में है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, इनके बीच में ग्राफ। अब मैं पहले ग्राफ बनाती हूं, एक एक करके अपन देखते हैं कि कंसंट्रेशन और उनके बीच में किस तरह के ग्राफ बन सकते हैं हमारे पास में। तो सबसे पहले मैंने किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा बताई थी, रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट की तो आपकी कम रही होगी, सही है। हाँ तो अगेन यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा कि ऊपर से स्टार्ट होगा रिएक्टेंट और नीचे से यहाँ पे, अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद तो ये मेरे लिए आर के लिए है, ये मेरे लिए पी के लिए है। तो जब ये वाली कंडीशन आई है तो अभी मेरे पास में कौन ज्यादा हो रहा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? इस वाली चीज को देख के समझ में आ रहा है किसको मैंने सबसे ऊपर करा है, ऊपर की ओर?
यहाँ पे आपके पास में कंटेनर में कौन ज्यादा मिलेगा? अरे जो ग्राफ में ऊपर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा दिखाई दे रही है? रिएक्टेंट की। तो उस जो भी आपने कंटेनर लिया है जिसमें आपने रिएक्शन करवा रहे हो उसमें आपको रिएक्टेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब रिएक्टेंट ज्यादा होता है तो आपसे ये इस ग्राफ से रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछते हैं ना, ये रिएक्टेंट फेवरेबल होगी या प्रोडक्ट फेवरेबल होगी, मतलब कौन स्टेबल है यहाँ पे। तो अभी मुझे यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही है, और अभी ये यहाँ पे मेरे पास में कांस्टेंट हो रहे हैं आगे जाके। तो यहाँ पे मेरे पास में ये जो है ये रिएक्टेंट फेवरेबल है। ये जो ग्राफ बनाया है ये मैंने किसके लिए बनाया है? रिएक्टेंट फेवरेबल के लिए बनाया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे पास में रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। मतलब इक्विलिब्रियम मेरा जो होगा के इक्विलिब्रियम वो क्या हो जाएगा? बहुत कम, वेरी लेस। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट अभी आपके आने के बहुत कम चांसेस है ना इसमें। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास में रिएक्टेंट ज्यादा होगा, हमें तो क्या चाहिए यहाँ पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की ही कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट, और उनकी जो रेट है वो इक्वल हो जानी चाहिए। तो इस वाली कंडीशन में मेरे पास में ये वाला जो ग्राफ होगा, अगर ग्राफ बना के तुमसे दे दे पूछे कि ये कौन सा फेवरेबल होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट ही बढ़ रहा है यहाँ पे। तो ये रिएक्टेंट फेवरेबल है, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा और के इक्विलिब्रियम यहाँ पे बहुत कम होगा। क्लियर? फिर दूसरा ग्राफ अगर मैं उसको ऐसे बना दूं कि पहले रिएक्टेंट ज्यादा था, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि ये कम हो गया। इधर मेरे पास में पहले प्रोडक्ट कम था, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि प्रोडक्ट धीरे धीरे ज्यादा हो गया। इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। पहले ये रिएक्टेंट ज्यादा था, फिर टाइम बीतने के बाद में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई आपकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा हो गई एक टाइम टी पर। तो अब ये वाला जो ग्राफ बना है ये ग्राफ किस टाइप की रिएक्शंस के लिए होगा? यहाँ पे कौन फेवरेबल होगा बेटा? ये होगा आपका प्रोडक्ट फेवरेबल, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है। सही है ना? प्रोडक्ट फेवरेबल। अरे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो भाई? क्योंकि है ना, बच्चों को क्या लगता है कि जब ये चीज आती है ना तभी वो इक्विलिब्रियम का ग्राफ हो सकता है। ये भी इक्विलिब्रियम के ग्राफ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए बोल सकते हो आप, लेकिन आपको फिर ये डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट फेवरेबल है, यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है किससे? रिएक्टेंट से। तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा? के इक्विलिब्रियम जो होगा वेरी हाई होगा। तो हमें वेरी हाई पे भी नहीं जाना है और हमें वेरी लेस पे भी नहीं जाना है, हमें मॉडरेट वाली बात करनी है। लेकिन किसी दिन अगर उसने पूछ लिया कि ये वाले ग्राफ किसके लिए हैं, क्या हम इसको इक्विलिब्रियम के लिए डिफाइन कर सकते हैं, तो बच्चों को लगेगा कि नहीं कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। आप डिफाइन कर सकते हो और बना सकते हो ग्राफ, ठीक है ना, बट ये हमारे काम के नहीं है। एक में तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है, एक में रिएक्टेंट बहुत धीरे धीरे चल रहा है, मतलब वेट ही करते रहो कि कब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आगे टाइम के साथ में धीरे 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 आपकी रेट रिएक्शन इक्वल होगी, लेकिन काफी टाइम के बाद जाएगी। यहाँ पे बहुत जल्दी चला गया, रिएक्शन कब चालू हुई और कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। तो हम इस टाइप की रिएक्शन के लिए, मतलब आप ये बोल सकते हो ये वेरी स्लो रिएक्शन है, जैसे कि बारिश में आपने बाहर रख दिया किसी मेटल को या चेयर को जो आयरन की बनी है, तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि 2-4 दिन पानी गिरा और आपके उसमें वो लग गई, क्या बोलते हैं उसको, रस्टिंग हो गई, है ना। कम से कम 4-5 साल तक रखी रहती है चीजें, जब जाके बाहर खराब होती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन टाइप की जो रिएक्शन होगी वो क्या हो गई आपकी? बहुत स्लो रिएक्शन हो गई। फिर कुछ रिएक्शन जो कि आपकी बहुत फास्ट रिएक्शन हो गई। तो हम नहीं तो आगे मतलब कुछ भी अगर स्टडी करना होगा रिएक्शन में, तो हम वेरी स्लो और वेरी फास्ट टाइप की रिएक्शन में कुछ भी स्टडी नहीं कर पाएंगे। हमें क्या चाहिए? एक मॉडरेट टाइप की रिएक्शन चाहिए।
ठीक है, ये दोनों ग्राफ समझ में आए? हाँ मैम। लेकिन ये दोनों इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक तीसरा ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे मेरे पास अगेन R तो ऊपर ही रहेगा, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ में नीचे कम हुआ, फिर मेरे पास में ये कंडीशन इस तरीके से आ गई। ये अब क्या हो गया, दोनों ही क्या है, इक्वल, तो बोथ आर इक्वली स्टेबल, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट भी स्टेबल है और प्रोडक्ट भी स्टेबल है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ना स्लो होगा ना फास्ट होगा, यहाँ पे मॉडरेट होगा। क्लियर? हाँ मैम। तो ये जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तीनों के बीच में जो ग्राफ मैंने समझाए हैं, ये तीनों ही इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम established for physical process। फिजिकल प्रोसेस मतलब वही सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड में, या आपका कोई एलोट्रोपी, मतलब दो टाइप के फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपके दो टाइप के चेंजेस हो सकते हैं। एक चेंज हो सकता है आपका फिजिकल चेंज, दूसरा हो सकता है आपका एलोट्रोपिक चेंज। फिजिकल चेंज से मतलब ये है कि सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का वेपर में, वेपर का और गैसियस फॉर्म में, इस तरीके से चेंजेस अगर होता है, एक ही बात हो गई ये तो। फिर सॉलिड का गैस में चेंजेस, तो इस टाइप की अगर प्रोसेस है तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। एलोट्रोपिक चेंजेस में मेरा मतलब है कि कोई एलोट्रोप है, जैसे कार्बन के अपन ने सुने हैं कि दो एलोट्रोप्स होते हैं, एक होता है आपका डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, है ना। तो जब इन दोनों में आपस में चेंजेस आएंगे तो हम उस टाइप के चेंजेस को बोलते हैं एलोट्रोपिक चेंजेस। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या एलोट्रोपिक चेंजेस के लिए एस्टेब्लिश होता है, उसे हम कहेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आता है? फिर दूसरा हमारे पास में क्या होता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर हम केमिकल चेंजेस के लिए कोई सा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश फॉर केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन, जैसे N2 + थ्राइस H2 ये देता है हमें अमोनिया, और सारी रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल नहीं होगी, है ना, कुछ ही रिएक्शन होती है। H2 + I2 ये होती है, देता है हमारा ट्वाइस HI। तो इस तरीके से जब फिजिकल चेंजेस के लिए या फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें कोई रिएक्शन करवानी पड़ती है और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करवाना पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं है? नहीं मैम। मतलब प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। हाँ, मतलब आसान था, ये चैप्टर काफी आसान है, बस इसमें कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना है ना, तो थ्योरेटिकली आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, जैसे एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से। अब एक्चुअल में यहाँ से चीजें स्टार्ट होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम में फिर से एक बार पूरे बताती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे समझानी थी ना, इसलिए। अब आपने कहा कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश किस डायरेक्शन में होगा, पहला पॉइंट ये आता है दिमाग में। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ है
तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन से इस्टेब्लिश होगा? बताओ। बताओ बताओ। बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से होगा? मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन हो रही है आपकी A प्लस बी और A प्लस बी से फिर C प्लस डी जा रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा या इस डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा? तो बच्चों को हमेशा इस बात का कंफ्यूजन होता है। तो इक्विलिब्रियम कैन स्टेब्लिश फ्रॉम एनी डायरेक्शन। रट के मत बैठना कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। आप किसी भी, आपने ये बोला कि पहले मेरे पास में ए और बी के कुछ मोल थे, है ना, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हुई रिएक्शन। आपने इनिशियली सी और डी के मोल्स रखे कुछ एक्स और वाई, इसके मोल्स अपन ने 0 0 रख दिए। आगे बात समझ में? तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही स्टेब्लिश करना है या बैकवर्ड डायरेक्शन से ही स्टेब्लिश करना है। ये किसी भी डायरेक्शन से स्टेब्लिश हो सकता है। क्लियर? हाँ मैम। हाँ, फिर दूसरा, फिर मैंने जैसे कि बताया कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, तो यहाँ पे फिर बच्चों को लगता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाने के बाद में अगर हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो कैटलिस्ट से क्या होगा? तो हमने ये सुना होता है कि कैटलिस्ट जो होता है वो कुछ ना कुछ तो करता है भैया। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर कैटलिस्ट का कोई भी, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया या फिर ऐसा टाइम जहां पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, उसके बाद में देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये ध्यान रखना, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एट इक्विलिब्रियम। तो फिर क्या करेगा? बस ये हो सकता है कि अगर आपका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल होने में सपोज कि आपके पास में कुछ टाइम लग रहा है कि 10 या 100 सेकेंड लग रहे हैं सपोज, है ना, तो अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो हो सकता है कि वो आपका 10 सेकेंड में उसको स्टेब्लिश कर दे या फिर 50 सेकेंड में स्टेब्लिश करते, मतलब टाइम को रिड्यूस कर सकता है इक्विलिब्रियम स्टेट लाने पर, ना कि वो उच्च इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम का कोई इफेक्ट आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने ग्राफ बनाया था आपका, है ना, वो देख लेते हैं कि आपने जैसे कि ये ग्राफ ऐसा कुछ टाइम टी पे विदाउट कैटलिस्ट था। ये वाला जो ग्राफ है हमारा किसके लिए बनाया? हमने जब कैटलिस्ट नहीं डाला, विदाउट कैटलिस्ट। अब अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो हो सकता है कि आपको वो ये भी बना के दे दे इस तरह की कंडीशन कि यहां से वो कुछ ऐसा करे। अब आप देखना यहाँ पे, और इस तरह से कर दे। तो अब ये जो रेड वाला है ये पहले आ गया है, आप देख सकते हो। रेड वाले में यहाँ पे आपके पास में इक्वल यहाँ पे हो रहा था और रेड वाले में इक्वल यहाँ पे हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ टाइम t1 था, ये टाइम t2 है, तो टाइम पहले हो गया ना आपका। तो बस इक्विलिब्रियम स्टेट आने में इसने क्या कर दी, थोड़ी सी हेल्प कर दी, टाइम को कम कर दिया। बाकी और कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि डिस्टर्ब होगा या परेशान करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो विदाउट कैटलिस्ट ये है और विद कैटलिस्ट ये ग्राफ हो गया। तो कभी कभी वो ऐसे करके भी दे सकता है कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि पहले ये जो ग्राफ बन रहा होगा इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इस वाले ग्राफ में मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट आने पर टाइम कम लगा है, इसका मतलब इसने क्या कर दिया होगा, कुछ कैटलिस्ट को डाल दिया होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला कि N2 प्लस थ्राइस H2 जो होता है ना, ये रिएक्शन में हमें एक कैटलिस्ट लगता है आयरन, उसका काम यही है। तो कैटलिस्ट डाल दिया हमने यहाँ पे, तो ये अमोनिया को बनाने की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जनता में कि कम टाइम लगाएगा, कम टाइम लगाएगा तो आप बहुत ज्यादा और अच्छी रिएक्शंस कर सकते हो दूसरी वाली। क्लियर? तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एट इक्विलिब्रियम, इट कैन बी अल्टर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि ये कंडीशन आने पर 100 सेकंड लग रहे हो, इक्विलिब्रियम डालने पर
वो 10 सेकंड में ही ये रिएक्शन कर दे। तो पहला पॉइंट आपको ये है कि फ्रॉम एनी डायरेक्शन ये स्टेब्लिश हो सकता है, कैटलिस्ट का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फिर वही है कि डायनामिक नेचर का होता है, जो कि मैंने समझाया। फिर उसके बाद में और क्या आप याद रखोगे कि क्लोज कंटेनर में ही होता है, और इक्विलिब्रियम को क्या हम डिस्टर्ब कर सकते हैं क्या? हाँ, मतलब हम इसको डिस्टर्ब तो कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर बाद में क्या हो सकता है फिर से, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट जो होगी ना आपकी, इक्विलिब्रियम स्टेट अगर आ गई है एक बार, तो इक्विलिब्रियम स्टेट किसी भी रिएक्शन की सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, हाईली स्टेबल स्टेट होती है। तो अगर कोई एक बार स्टेबल हो गया तो वो अपने आप को डिस्टर्ब क्यों करना चाहेगा। लेकिन बाय चांस आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, कुछ एडिशन आप जैसे प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, कम कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स मिला दिए, कंसंट्रेशन बढ़ा दी, या कुछ और भी कुछ कर दिया आपने, कुछ ऐसा मटेरियल डाल दिया जिसकी वजह से आपकी क्या हो गई है, वो रिएक्शन उससे रिएक्शन करने लग गया है। तो इस टाइप की अगर आपने हरकतें करी तो ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करने लगता है कि इनका जो इफेक्ट है ये नलीफाई होने लगे। इसको हम पूरा एक प्रिंसिपल में पढ़ते हैं, ला चटेरियल प्रिंसिपल, तो वो आगे मैं बताऊंगी। बस अभी इतना यहाँ पे याद रखना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज मोस्ट स्टेबल स्टेट और इट कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय चेंज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, किसी भी प्रकार के चेंजेस लाने पर ये चेंज नहीं होता है। क्लियर? हाँ मैम। हाँ मैम। ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आपको याद रखना जरूरी है।